नमस्कार दोस्तों, जगू का जेके हब एवं जिला दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज हम भरतपुर संभाग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको परशुराम जयंती, ईद और आखा तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ईद मुबारक, परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला दर्शन में भरतपुर संभाग आज हमारा, और इसी के साथ एक चीज और है। वो क्या चीज है कि वो हमारा कल 12 का जो कल्चरल इफेक्ट का 12 जो था उसका कल्चरल कॉन्सेप्ट रह गया था, तो पहले वो भी बताएंगे 12 वाला भी, कि 12 का कल्चरल एक्टिविटी क्या रह गई थी वो बताएंगे। और एक भरतपुर संभाग को हम शुरू करेंगे, भरतपुर संभाग को शुरू करेंगे आज। और भरतपुर संभाग के 4 जिले हैं, भरतपुर, आपका धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस संभाग के बारे में आज चर्चा करनी है और फिर इनके जिलों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। शिवांगी नमस्कार, डॉक्टर के.एम. चतुर्वेदी नमस्कार, सत्यपाल सिंह नमस्कार, भक्तराज चौधरी नमस्कार। सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम भी काम करते रहें। अगर मनोबल नहीं रहेगा तो आगे काम नहीं कर पाएंगे। सत्यपाल सिंह, भक्तराज चौधरी, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, अब पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं, पहले भरतपुर संभाग का आपको दर्शन कराता हूं। भरतपुर संभाग क्या है देखिएगा, यह है भरतपुर संभाग। इधर आ जाइए, देखिए भरतपुर है, ये धौलपुर है और ये करौली है और ये सवाई माधोपुर है। भरतपुर, करौली, ये रहा सवाई माधोपुर, ये रहा करौली और ये रहा धौलपुर और ये रहा भरतपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और आप देख रहे हो तो राजस्थान के पूर्व साइड में है, राजस्थान के पूर्व साइड में है, पूरा का पूरा साइड कौन सी है? पूर्व साइड है। ठीक है, और ये नदियों वाला बेल्ट है। नदियों वाला बेल्ट कैसे? देखो, करौली और सवाई माधोपुर में चंबल नदी जा रही थी, और भरतपुर और धौलपुर वाला गंगा यमुना मैदान का भाग है। गंगा यमुना मैदान का भाग है, गंगा यमुना मैदान का भाग कौन सा है? भरतपुर और धौलपुर। और करौली और सवाई माधोपुर चंबल वाले मैदान का भाग है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर जलोढ़ मृदा भी है। कौन सी मृदा है? जलोढ़। और यह उपजाऊ बेल्ट भी है। कौन सा बेल्ट है? उपजाऊ बेल्ट है। तो यह सबसे पहले भरतपुर और धौलपुर संभाग के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब भरतपुर धौलपुर संभाग की स्थिति देख करके और फिर अपन उसको उसी रूप में ला रहे हैं। यह भरतपुर संभाग आपके सामने आ गया, राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में स्थित है। रमेश जी नमस्कार, शोभना शर्मा गुड मॉर्निंग, तेजवीर सिंह गुड मॉर्निंग। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, बता दिया था अभी। भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में यह स्थित है और यहां पर 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर और करौली और कौन सा हो गया? सवाई माधोपुर शामिल है। और इस नवगठित संभाग में यह 7वां संभाग है, राजस्थान का 7वां समझ लीजिए। हमारा राजस्थान का निर्माण हुआ था 1956 में, तब 5 संभाग थे। बाद में 87 में हमारे 6ठा संभाग अजमेर हुआ और 7वां संभाग आपके 2005 में भरतपुर बना। तो ये 7वां संभाग है और नवीनतम संभाग है, मतलब 7वां संभाग है और नवीनतम संभाग है। वो नोटिफिकेशन उसका वो देखो सीता, देख क्या करे। कुल क्षेत्रफल 18,121 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 18,121 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 5.29% भूभाग है। 5.29% भूभाग है, 5.29% भूभाग है। यह प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है बोलो? राजस्थान का सबसे छोटा संभाग आपका भरतपुर है। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का केवल 5.29% है। इसमें कुल क्षेत्रफल 18,121 वर्ग किलोमीटर है और इसका निर्माण 2005 में हुआ। इस संभाग का सबसे बड़ा जिला करौली है। इस संभाग का सबसे बड़ा जिला करौली है, करौली 30.48%। और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। मतलब इस संभाग में सबसे बड़ा जिला तो है करौली और सबसे छोटा जिला है धौलपुर, यानी दोनों का आधा फर्क है।
करौली 30.48% है, तो राजस्थान 16.74% है भरतपुर संभाग का। यह संभाग एकमात्र संभाग है जो 3 राज्यों से अंतर संबंधित है। ये ऊपर हरियाणा से भी टच हो रहा है, उत्तर प्रदेश से भी टच हो रहा है और मध्य प्रदेश के भी टच हो रहा है। हमारे राजस्थान के सामान्यतः 5 राज्य जुड़ रहे हैं, जिनमें से 3 राज्यों से आपका भरतपुर संभाग टच है। भरतपुर संभाग टच है, आपको होता है हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। भरतपुर संभाग का संभागीय मुख्यालय मतलब समझ गए होंगे, भरतपुर वो अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे करीब है। कैसे आप समझ गए होंगे, यूपी के सबसे करीब कौन है? भरतपुर। यूपी के सबसे करीब कौन है? सबसे भरतपुर है। तो संभागीय मुख्यालय अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे करीब है। समझ गए, ये बात आपकी आ गई। इस संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान भरतपुर का है, तो अंतिम किसका है? धौलपुर का। मतलब जनसंख्या सबसे ज्यादा भरतपुर की है और अंतिम किसकी है? धौलपुर। और क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा करौली है और सबसे कम कौन सा? धौलपुर। समझे कि करौली और सबसे कम धौलपुर है। यह बात होगी। यह संभाग गंगा यमुना का भाग है। आप जान ही रहे हो, गंगा यमुना नदी का भाग है, क्योंकि इसके यूपी टच होता है। तो यूपी टच होता है तो स्वाभाविक से गंगा यमुना का मैदानी भाग है। और इस भाग का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। अतः यह उपजाऊ मैदान है। कौन सा मैदान है? उपजाऊ, जहां पे जलोढ़ मतलब जो जल को ओढ़ कर आ रही है नदियां, मतलब नदी जल को ओढ़ कर आ रही है, उस मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ और कच्छारी। तो जलोढ़ और कच्छारी मिट्टी होने के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है और गंगा यमुना का भाग है, जैसे मैदानी भाग हो गया है। और यहाँ पे मैदानी भाग जहां पर होते हैं वहां पे ढाक और पलास के वन होते हैं। ढाक और पलास, उस मैदान में आपको दूर दूर तक वो पेड़ दिखते हैं और उनके लाल लाल फूल होते हैं। तो ढाक और पलास के वन है, और ढाक और पलास को जंगल की ज्वाला और जंगल की जोहरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है। यह भाग गंगा यमुना का मैदान है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है और मिट्टी उपजाऊ है क्योंकि जलोढ़ और कच्छारी मृदा है। और यहाँ पे वन कौन सा देखने को मिलता है? तो ढाक और पलास। ये टोटल आपकी भरतपुर संभाग के बारे में बता दिया। एक बार फिर बता देते हैं, राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में स्थित है। 4 जिले हैं इसमें, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। ये 7वां संभाग है। हमारे शुरू में कितने संभाग थे? 5। 87 में अजमेर बना और 2005 में आपका 7वां भरतपुर बना। कुल क्षेत्रफल इसका 18,121 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 5.29% भाग है और यह सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, इस संभाग का सबसे बड़ा जिला करौली है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर है। ठीक है, यह संभाग एकमात्र संभाग है जिसके 3 राज्य टच होते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। और भरतपुर संभाग का संभागीय मुख्यालय अंतर्राज्यीय सीमा से क्या है? नजदीक, यानी कोई दूसरे राज्य की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। तो इसके पड़ोस में यूपी पड़ता है, तो यूपी के नजदीक आपका कौन सा? भरतपुर है। कौन सा? भरतपुर। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे भरतपुर पहला नंबर है, अंतिम कौन सा? धौलपुर। और यह भाग किसका है? तो गंगा यमुना का मैदान है और यह मैदान नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाया गया। तो यहाँ पे जलोढ़ और कच्छारी मृदा है, जो एक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और यहाँ पे ढाक और पलास के वन है, जिनको जंगल की क्या बोलते हैं? ज्वाला। ये टोटल हो गया दोस्तों। अब आप भरतपुर संभाग की ओवरऑल लोकेशन के बारे में देखिए। यह भरतपुर संभाग आपको दिखेगा। यह आपका जिला है, यह आपका जिला है भरतपुर। इसका पुराना नाम है राजन्य। भरतपुर का पुराना नाम कौन सा है? राजन्य। और राजस्थान का पूर्वी द्वार। जिला भरतपुर, जिसका पुराना नाम है राजन्य, और राजस्थान का पूर्वी द्वार। वाहन पंजीकरण नंबर है RJ 5। वन्य जीव यहां का है सारस, और आकृति इस जिले की है गिलहरी टाइप की। कौन सी आकृति? इस जिले की आकृति कौन सी है? जैसे गिलहरी होती है ना, वैसे इसकी आकृति है। भरतपुर संभाग की आकृति जो है वो गिलहरी के समान है। वन्य जीव यहाँ का सारस है। वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ के RJ 5 है। इनका पुराना नाम राजन्य है और राजस्थान का पूर्वी द्वार भी इसको कहते हैं। धौलपुर का नाम है रेड डायमंड। कौन सा? रेड डायमंड। लाल पत्थर वगैरह नहीं है क्या? तो धौलपुर का नाम है रेड डायमंड। RJ 11 यहाँ का वाहन रजिस्ट्रेशन है और यहाँ का वन्य जीव है वो पंछीड़ा। कौन सा? पंछीड़ा यहाँ का वन्य जीव है। धौलपुर का वन्य जीव बोलो, इसको जवाब दे। धौलपुर का वन्य जीव पंछीड़ा।
और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर RJ11 और धौलपुर को क्या बोलते हैं? रेड डायमंड। क्या बोलते हैं? रेड डायमंड। और आपको बता, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है ये, राजस्थान का सबसे छोटा जिला करौली। राजस्थान का वृंदावन बोलते हैं इसको, राजस्थान का क्या बोलते हैं? वृंदावन। और RJ34 यहाँ का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर है। और घड़ियाल यहाँ का, मतलब घड़ियाल यहाँ का कौन सा वन्य जीव है? और ये बतख के आकार का है। कौन से आकार का? बतख के आकार का, बतख के आकार का है। तो बतख के आकार का करौली। बोलो, करौली का आकार किसके समान है? तो बतख के आकार। करौली का वन्य जीव कौन सा? घड़ियाल। करौली के रजिस्ट्रेशन नंबर कितने हैं? तो RJ34। और करौली को राजस्थान का क्या बोलते हैं? वृंदावन। ये टोटल हो गया। अब आया सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर को टाइगर नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर नगरी। RJ25 है ये, RJ25। और बाघ यहाँ का वन्य जीव है। बाघ यहाँ का क्या है? वन्य जीव। सवाईमाधोपुर का जो वन्य जीव है कौन सा है? बाघ। बाघ। और यहाँ का RJ25 रजिस्ट्रेशन नंबर है और टाइगर नगरी बोलते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आ गया। भरतपुर का पुराना नाम कौन सा है? राजन्य। और राजस्थान का इसको पूर्वी द्वार बोलते हैं। धौलपुर को क्या बोलते हैं? रेड डायमंड। करौली को क्या बोलते हैं? राजस्थान का वृंदावन। और सवाईमाधोपुर को क्या बोलते हैं? टाइगर नगरी। वाहन पंजीकरण नंबर बोलो, भरतपुर का RJ5 और धौलपुर का RJ11 और करौली का RJ34, सवाईमाधोपुर का RJ25। और वन्य जीव भरतपुर का सारस और धौलपुर का पंचशिड़ा, धौलपुर का पंचशिड़ा। करौली का घड़ियाल और इसका सवाईमाधोपुर का बाघ। और भरतपुर की आकृति कौन सी है? गिलहरी। और करौली की कौन सी? बतख के समान। ये हो गया। अब आप बोलियों के बारे में आ जाइए। बोलियां भरतपुर की, मतलब स्थानीय बोली तो ब्रज है। कौन सी? ब्रज। और वैसे भरतपुर की बोली मेवाती। मेवाती और ब्रज। मेवाती और कौन सी? ब्रज। करौली की बोली है जगरोती। करौली की बोली कौन सी है? जगरोती, जगरोती। और सवाईमाधोपुर की बोली है काठेड़ी। कौन सी? काठेड़ी। मैंने क्या बोला? भरतपुर की मेवाती लोकल लैंग्वेज है ब्रज और मेवाती। ब्रज और कौन सी? मेवाती। करौली की जगरोती और सवाईमाधोपुर की काठेड़ी। सवाईमाधोपुर की क्या है? काठेड़ी। यहाँ के जनपद देखिए, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद में आप जानते हो करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। इसकी राजधानी कौन सी थी पुराने समय में? विराटनगर। कौन सी? विराटनगर। मैंने बोला पूरे भारत में 16 जनपद हुआ करते थे। कितने जनपद हुआ करते थे? 16। 16 में मत्स्य वाला करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर वगैरह होता था जब। और राजधानी इसकी कौन सी होती थी? विराटनगर। शोरसेनी जनपद, शोरसेनी जनपद में भरतपुर, धौलपुर और करौली आता था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। तो हमारे राजस्थान से 2 जनपद लगते थे, एक तो शोरसेनी। शोरसेनी आपका कौन सा? पूर्वी क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसकी राजधानी कौन सी होती थी? मथुरा। जिसकी राजधानी कौन सी होती थी? मथुरा। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी? विराटनगर। तो ये इस एरिया में आता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मैंने बताया। तो ये पूरा का पूरा भरतपुर संभाग के बारे में हो गया। अब भरतपुर संभाग के हम जिला के बारे में बात करेंगे। अब जिले में कौन कौन सा था? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, इसका टोटल आ जाता है। तो इसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस आ गया है, इसकी मिट्टियां आ गई है, इसकी बोलियां आ गई है, इसके नाम आ गए हैं, उपनाम आ गए हैं, इसके वाहन रजिस्ट्रेशन आ गए हैं, इनके ज्योग्राफिकल इफेक्ट आ गए, सारी चीजें इसमें बता दी है। अब हम जो कल बात करेंगे वो आपके इसके जिले पे बात करेंगे। तो इसमें 4 जिले हैं, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। तो उसमें से कल कोई से जिले के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए, अब हम कल का जो आपका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य 12 का रह गया था उसके बारे में बता रहे हैं। 12 का कल ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट बता दिया था। ज्योग्राफी के बाद 12 का हमने इकोनॉमी कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी बता दिया था। अब हम आज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं। तो देखिए 12 में एक क्षेत्र है शाहाबाद। कौन सा? शाहाबाद। समझ गए? शाहाबाद। अब शाहाबाद किस किस के लिए नाम से जाना जाता है? तो शाहाबाद में शाहाबाद दुर्ग है, जिसको सलीमाबाद भी बोलते हैं। शाहाबाद में शाहाबाद दुर्ग है, जिसको सलीमाबाद भी बोलते हैं। अब बोलते हैं शाहाबाद का दुर्ग किसने बनाया था? तो रणथंबोर का शासक हमीर था ना, उसका वंशज था मुकुट मणिदेव सिंह। मुकुट मला हमीर का वंशज कौन था? मुकुट मणिदेव सिंह ने शाहाबाद का दुर्ग 1521 में बनाया था। और इसने, मणिदेव सिंह ने शेरशाह सूरी के
बेटे के नाम से इसका नाम सलीमाबाद कर दिया था। मणिदेव सिंह ने इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी का बेटा कौन था, सलीम शाह, उसके नाम से सलीमाबाद कर दिया था। बाद में मुगलों ने इसका नाम कर दिया शाहबाद। कौन सा कर दिया, शाहबाद। मैंने क्या बोला, इसका नाम कौन सा, शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग को क्या बोलते हैं, सलीमाबाद। सलीमाबाद का दुर्ग बनाने वाला कौन था, तो मुकुट मणिदेव सिंह हमीर का वंशज है। और मैंने कहा उन्होंने नाम किसके नाम से किया, तो शेरशाह सूरी के बेटे के नाम से किया सलीमाबाद। और वहां में मुगल आए, उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, शाहबाद। और यहीं पर इस दुर्ग में कुंडा खोल झरना है और श्रावण भादो महल है। कुंडा खोल झरना है और श्रावण भादो महल है। कुंडा खोल झरना है और श्रावण भादो महल है इस दुर्ग में। यहां पर अगर आप बात करो तो यहां पे देखो शाहबाद मस्जिद भी है। शाहबाद में, शाहबाद क्या है, मस्जिद भी है, जो 12 में है शाहबाद मस्जिद, वो शाहबाद में। और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। किसने करवाया, औरंगजेब। और औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद बताते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद बताते हैं दोस्तों शाहबाद मस्जिद। कौन सी, शाहबाद मस्जिद। शाहबाद मस्जिद। एक नवलखा तोप। नवलखा तोप कहां पर है, 12 में। ये 19 फीट लंबी तोप है। 19 फीट लंबी तोप है। एक है रामेश्वर महादेव मेला, यह भी कहां पर है, शाहबाद 12 में। और आप जानते हो सहरिया जनजाति जो है वो भी कहां पर है, शाहबाद। और सुनो, इसी शाहबाद में एक और है, थानेदार नाथू सिंह की छतरी है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी, जिसको निर्माण किसने करवाया था, उमेद सिंह। तो बोलो शाहबाद में क्या क्या आ गया, शाहबाद दुर्ग आ गया, शाहबाद मस्जिद आ गई जो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, नवलखा तोप आ गई, रामेश्वर महादेव मेला आ गया, और थानेदार नाथू सिंह की छतरी आ गई, और शाहबाद में आपका सहरिया जनजाति आ गई। कौन सी आ गई, सहरिया जनजाति। अब देखिए सहरिया जनजाति शाहबाद और किशनगंज में है। शाहबाद और किशनगंज, शाहबाद और किशनगंज। अब आप देखिए शाहबाद के बारे में तो सब कुछ बता दिया। अब किशनगंज के सावन भादो है, परियोजना है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महल है, सावन भादो महल है। अब देखिए सहरिया जनजाति की शाहबाद और कौन सा है, किशनगंज। अब किशनगंज में देखो श्री जी का मेला है, होली पर लगता है श्री जी का मेला। श्री जी का मेला किशनगंज, श्री जी का मेला, जहां पे फूलडोल यात्रा भी निकलती है। कपिल धारा तीर्थ है, कपिल धारा तीर्थ है, जिसका कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला। अब देखिए कपिल धारा, कपिल जी के बारे में बात करें, कपिल महर्षि कपिल का जन्म आपका पुष्कर में हुआ था, बताया था पुष्कर, और वहां भी उसका मेला लगता है कपिल जी का, कपिल का। और कपिल मुनि का आश्रम आपका कहां पर है, कोलायत बीकानेर में है, वहां भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और यहाँ पे कपिल धारा है, यह आपका प्राकृतिक स्थल है, यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ पे एक नाहरगढ़ दुर्ग भी है। कौन सा, नाहरगढ़, नाहरगढ़। अब ये नाहरगढ़ है ना, अपने जयपुर में भी है। तो दिल्ली, अब देखो ज्यादा सीता इसलिए कंफ्यूज हो रही है कि एक एक चीज दो दो तीन तीन जगह आ जाती है। सावन भादो परियोजना तो कोटा में, सावन भादो महल यहाँ पे है, और वैसे वहां भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक एक चीज के तीन तीन जगह नाम आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आगे अब आइए, दिल्ली के लाल किले से की शैली में निर्मित है, और यहाँ पे नेकनाम बाबा की दरगाह भी है। नेकनाम बाबा की दरगाह कहां पर, इसमें। तो देखिए किशनगंज में क्या क्या मिला आपको, बोलो। श्री जी का मेला, श्री जी का मेला होली पे लगता है, फूलडोल यात्रा भी होती है, और ये किशनगंज में। कपिल धारा तीर्थ कहां पर है, वही किशनगंज में। और नाहरगढ़ कहां पर है, किशनगंज में। और नाहरगढ़ दिल्ली के लाल किले के समान बना हुआ है, और नेकनाम बाबा की दरगाह भी है वहां पे। नेकनाम बाबा की दरगाह भी वहां पर है, ठीक है। अब आइए आगे, आप आगे देखो, अटरू, अटरू, अटरू मतलब 12 का एक स्थान, कौन सा, अटरू। अटरू, यहाँ पे प्यारे राम का मंदिर है, जो गुदड़ी पंथ का स्थान है। गुदड़ी, राजस्थान में गुदड़ी पंथ नहीं है क्या, गुदड़ी पंथ का स्थान कौन सा, प्यारे राम का मंदिर है। इस अटरू का प्राचीन नाम अटलपुरी है। यहाँ पे गड़गच देवालय भी है, फूल, जिसको फूलदेवरा मंदिर या मामा भांजा मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मामा भांजा मंदिर। अटरू में धनुष लीला महोत्सव होता है। धनुष लीला महोत्सव होता है जो हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं 3 दिन के लिए। तो देखो अटरू का धनुष लीला महोत्सव फेमस है। इसका प्राचीन नाम अटलपुरी है। यहाँ पे गुदड़ी पंथ का प्यारे राम मंदिर है। यहाँ पे गड़गच मंदिर है, जिसको मामा भांजा मंदिर भी बोलते हैं। ये कहां पर है, अटरू में।
मांगरोल में आ जाइए। मांगरोल, मांगरोल बुनाई, मांगरोल बुनाई के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बुनाई, बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। टेरिकोट खादी है यहाँ पे। मसूरिया साड़ी है, मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी मतलब मांगरोल, लेट्टा, मांगरोल और केथुन तीनों बुनाई के लिए फेमस है। तो यहाँ पे टेरिकोट खादी भी है, मसूरिया साड़ी भी है और ये बुनाई के लिए फेमस है मालरोल। यहाँ पे बाबा जी का बाग है। ढाई कड़ी की रामलीला होती है। ढाई कड़ी की क्या है? रामलीला फेमस है। ढाई कड़ी की क्या है? रामलीला फेमस है। शोरसेन बारा, शोरसेन, शोरसेन में कुरंजा पक्षी की शरण स्थली है। कल बताया था कुरंजा पक्षी या तो खींचन में है या शोरसेन में है। और ब्राह्मणी माता का यहाँ पे मंदिर है। ब्राह्मणी माता का क्या है? मंदिर, जहां पे देवी की पीठ की पूजा होती है। और ये कुमारों की कुल देवी है। कुमारों की कुल देवी कौन सी है? ब्राह्मणी माता। शैलाश्रय गुहा मंदिर है, गुफा मंदिर है। और यहाँ पे गधों का मेला भी लगता है। गधों का मेला माघ शुक्ल सप्तमी। अब सुन लो, अब देखिए कुमार की कुल देवी है। अब कुमारों की देवी एक आपकी कौन सी है? शीतला माता भी है, जो चाक्षु में है। और शीतला माता का वाहन कौन सा? गधा है। तो यहां भी वो उसी का रूप है। तो गधों का मेला यहां भी लगता है। शोरसेन, ठीक है। अब आया छिपापड़ोद। छिपापड़ोद में काकुनी दुर्लभ शिल्प धाम है। शिल्प धाम है जो परवन नदी के किनारे है और जिसमें 108 मंदिर बने हुए हैं। डोल मेला, डोल मेला डोल तालाब के पास से होता है 12 में, जल झूलनी एकादशी को। जल झूलनी एकादशी। अब जल झूलनी एकादशी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब मैं बोल रहा हूं भादवे की शुक्ल पक्ष की एकादशी को चार भुजा मेला, चार भुजा मंदिर गढ़बोर राजसमंद में भी लगता है और जिसको जल झूलनी एकादशी बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, छिपापड़ोद में काकुनी दुर्लभ शिल्प धाम है जहां पे 108 मंदिर है। गधों का मेला सुन लो, गधों का मेला या तो आपका चाक्षु में लगता है या यहां पे लगता है। ये कुमारों की देवी या तो वो है और या ब्राह्मणी माता जिसकी पीठ की पूजा होती है। और शोरसेन कुरंजा पक्षी की शरण स्थली है। कुरंजा ही गोडावन है क्या? नहीं, गोडावन अलग है। आ गया। और मांगरोल बुनाई के लिए फेमस है। ढाई कड़ी की यहाँ पे रामलीला होती है और बाबा जी का बाग है। और अटरू मैंने बोला प्राचीन नाम अटलपुरी है। यहाँ पे गुदड़ संप्रदाय जो है उसका प्यारे राम मंदिर है। और धनुष लीला महोत्सव यहाँ का फेमस है। और यहाँ के मामा भांजा का मंदिर या गड़गच देवालय है। ये आपके बारे में सारी बातें बताई। अब आ गया ये रामगढ़। रामगढ़ के बारे में और देखिए, ये पहले भी हमने बता दिया। यहाँ पे उल्का पिंड से बनी हुई झील है, उल्कास्म झील। रामगढ़ झील के नाम से फेमस है। उल्कास्म झील जो विश्व की दूसरी और भारत की तीसरी और राजस्थान की पहली उल्कास्म झील है रामगढ़ में। और राज्य की पहली जियो हेरिटेज घोषित किया गया इसको, जियो हेरिटेज। और नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसने रामगढ़ को तारों का दिया हुआ घाव बोलता है। तारों द्वारा दिया हुआ घाव, यानी तारों के द्वारा दिया हुआ घाव कौन बोलता है? नासा, नासा बोलता है इसको। तो रामगढ़ झील उल्कापिंड से बनी हुई झील है, इसलिए नासा इसको तारों का दिया हुआ घाव बोलता है। और यह विश्व की दूसरी, भारत की तीसरी और राजस्थान की क्या है? पहली। रामगढ़ डूंगरी, रामगढ़ डूंगरी यह ज्वालामुखी के कारण तस्तरी की बनावट की डूंगरी है। ज्वालामुखी आने से तस्तरी की बनावट की डूंगरी बनी हुई है। और एक भंड देवरा, भंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो बोलते हैं, हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं इसको। और भंड देवरा का मतलब विखंडित हो गया, टूटा फूटा देवालय है जहां पे मिथुन की मूर्तियों के कारण इसको भंड देवरा बोला गया। मिथुन। और इसका ये भंड देवरा में शिव मंदिर जो है वो पंचायतन शैली का है। और इसका निर्माता भंड देवरा का मेदवंशीय राजा मलयावर्मन है, मलयावर्मन। ठीक है। अब मैं वापस बोल रहा हूं, उल्कापिंड से बनी हुई झील कहां पर है? रामगढ़ में। जिसको नासा ने क्या कहा है? तो तारों द्वारा दिया हुआ घाव कहा है। राजस्थान में क्या है? पहली है और जियो हेरिटेज है और भारत की तीसरी है और विश्व की 200वीं है। ठीक है। रामगढ़ डूंगरी है यहाँ पे और भंड देवरा मंदिर है जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो, क्योंकि राजस्थान का खजुराहो जो है वो आपका बाड़मेर किराड़ू को बोलते हैं, किराड़ू बाड़मेर को बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका भंड देवरा के बारे में आ गया। अब सहरिया जनजाति के बारे में आइए, क्योंकि यहाँ की मेन जनजाति सहरिया है और किशनगंज और शाहबाद में रहती है, किशनगंज और शाहबाद। अब देखिए पूरा बता रहा हूं। सहरिया पारसी शब्द शहर से बना है। पारसी शब्द शहर से क्या बना है? सहरिया। पारसी शब्द शहर से सहरिया बना है और सहरिया का, शहर का मतलब होता है जंगल।
यानी जंगल में रहने वाले लोग जो हैं वो सहरिया हैं। जंगल में रहने वाले लोग क्या हैं? सहरिया। और सहरियाओं का जो गांव होता है वो शहरोल कहलाता है, शहरोल। और जो बस्ती होती है वो शहराना कहलाती है, बस्ती होती है वो शहराना। और जो इनका मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। मैंने क्या बोला? शहरिया शब्द शहर से बना है। शहर का मतलब क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। और जंगल में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? सहरिया। और शहरियाओं का जो घर होता है वो बैंगलो कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंगलो। और जो इनका गांव होता है वो शहरोल। जो इनकी बस्ती होती है वो शहराना। और जो इनका मुखिया होता है उसको कोतवाल बोलते हैं दोस्तों। अब आइए, शहरियाओं का क्षेत्र शाहबाद और किशनगंज 12 है। शाहबाद, किशनगंज और क्या है? 12। ये केंद्रीय जनजाति समूह में शामिल जनजाति है। हमारा राजस्थान की केंद्रीय जनजाति समूह में शामिल जनजाति कौन सी है? तो सहरिया है। ठीक है। अब इसके लिए योजना चल रही है। एक तो मां बाड़ी योजना 2000 में शुरू हुई थी। मां बाड़ी, ऊपर ऊपर मां बाड़ी। तो मां बाड़ी इनको कुपोषण से मुक्त कराने के लिए, जैसे जनरल वे में हमारी आंगनबाड़ी है ना, वैसे आपकी कौन सी है? मां बाड़ी। एक शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में चला था केंद्र सरकार का। ये शाहबाद और किशनगंज की 435 ग्राम गांव में चल रहा है। ठीक है। शहरिया वन क्लोजर योजना चल रही है। यह शहरिया परिवारों को जंगलों से जोड़ने के लिए कौन सी? वन क्लोजर। और मनरेगा में इनको 200 दिन का क्या दिया जा रहा है? काम। और खाद्य सुरक्षा में इनको निःशुल्क क्या दिया जा रहा है? अनाज। सारी चीज जोड़ दी दोस्तों। मां बाड़ी योजना है शहरियाओं के लिए, शहरिया विकास कार्यक्रम है, शहरिया वन क्लोजर योजना है, और नरेगा योजना में इनको 200 दिन का काम और खाद्य सुरक्षा में इनको निःशुल्क क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है। ये टोटल इसको बोलते हैं। बोलो क्लियर है? कल ही बता दिया था से, अरे कुंभ तो कल ही बता दिया था। कल आरके एकेडमी कल बता दिया था। कल आपको बता दिया था कि भाई सीताबाड़ी जो मेला है वो इनका कुंभ कहलाता है। कल ही बता दिया था, कल हुआ था वो। कल की क्लास देखो। अब आइए सहरिया। सहरिया के बारे में, इनका बड़ा गांव होता है ना, उसको पाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाल। और छोटे गांव को बोलते हैं फला। छोटे गांव को क्या बोलते हैं? फला। फला। और बड़ा गांव का जो हेड होता है उसको ग्रामपति। बड़ा गांव का जो हेड होता है उसको ग्रामपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामपति। बड़े गांव का हेड कौन हो गया? ग्रामपति। तो ग्रामपति बड़े गांव का हेड हो गया। बिल्कुल क्लियर है? तो मैंने बोला बड़े गांव को क्या बोलेंगे? पाल। और छोटे गांव को क्या बोलेंगे? फला। और ग्रामपति। और इनका जो मकान होता है वो मतलब जैसे झोंपड़ी टाइप होते हैं उसको टापरी। और जो कई बार ये पेड़ पर झोंपड़ी बना लेते हैं उसको टोपा। पेड़ पर झोंपड़ी बना लेते हैं उसको टोपा। समझ गए क्या मेरी बात को? और स्त्रियों की जो साड़ी और लुगड़ा पहनती है, कब्जा होता है वो सलूका कहलाता है। घाघरा जो होता है वो रेजा कहलाता है। मतलब इनका कब्जा जो होता है वो सलूका कहलाता है। घाघरा इनका होता है वो रेजा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजा। घाघरा होता है वो कौन सा? रेजा। और कब्जा होता है, यानी ऊपर का जो कपड़ा है वो तो सलूका है और नीचे का जो कपड़ा है वो रेजा है। अस्थि विसर्जन के संस्कार को ये धारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारी। भीख मांगना इनमें वर्जित है। और पुरुषों के वस्त्र में ऊपर वाला वस्त्र, जो ऊपर वाला वस्त्र हो गया अंगरखी, वो सलूका कहलाता है। और धोती को ये पंछा बोलते हैं और साफे को ये खपटा बोलते हैं। इनका साफा खपटा है, इनका धोती पंछा है, इनका अंगरखी सलूका है। और इनके महिलाओं में भी ऊपर का जो कब्जा वगैरह होता है उसको सलूका ही बोलते हैं। और घाघरे को क्या बोलते हैं? रेजा। और अस्थि विसर्जन संस्कार जो है उसको धारी बोलते हैं। ये टोटल आपका इनके संस्कार हैं। अब आइए, इनका गुरु वाल्मीकि था, जो कल ही बता दिया था मैंने कि सीता माता को संरक्षण किसने दिया था? वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि का यहाँ पे आश्रम है। और वाल्मीकि का आश्रम है तो इन्होंने भी, सीता माता का गुरु भी कौन हो गया? वाल्मीकि हो गया। और अतः इनका गुरु भी कौन हो गया? वाल्मीकि, क्योंकि सीता माता इनकी कुलदेवी रही है। इनका कुलदेवी तेजाजी और स्थानीय कुलदेवी इनकी कोडिया देवी। कुल देवता इनका वैसे ओवरऑल तो देवी इनकी जो आराध्य देवी है वो सीता माता हो गई। और कुल देवता इनका तेजाजी है। और कुल देवी जो लोकल लैंग्वेज में ये बोलते हैं वो कोडिया देवी। कौन सी देवी? कोडिया देवी। ठीक है। और लोकगीत और लोक नृत्य में आप देख सकते हैं तो हिंडा गीत है इनका। दिवाली के अवसर पर गाया जाने वाला इनका गीत है वो हिंडा। दिवाली के अवसर पर जो इनका गीत गाया जाता है वो हिंडा।
लहंगी और आला, वर्षा ऋतु में जो गीत गाते हैं वो लहंगी और आला, लहंगी और आला, वर्षा ऋतु में लहंगी और आला। और आषाढ़ माह में फसल पकाई के समय जो गाया जाता है युगल गीत, फसल पक जाती है तब झेला, झेला फसल पकने पर जो गाया जाता है वो झेला। और लहंगी और आला वर्षा ऋतु में गाया जाता है वो लहंगी और आला, ठीक है, लहंगी और आला। और हिंडा दिवाली के अवसर पर जो गाया जाता है वो हिंडा। स्वांग नृत्य आ जाइए, इनका नृत्य स्वांग, होली के अवसर पर पुरुष स्वांग की मुद्रा में करते हैं वो स्वांग नृत्य। शिकारी नृत्य, पुरुष के द्वारा शिकार की मुद्रा में किया जाता है शिकारी। लहंगी, लहंगी नृत्य वही लहंगी से जुड़ा हुआ है, इन्हीं से वर्षा ऋतु में ये पुरुष करते हैं लहंगी नृत्य, वर्षा ऋतु में पुरुष करते हैं लहंगी। झेला, स्त्री पुरुषों का सामूहिक नृत्य, वो फसल पकने पर झेला, झेला नृत्य भी होता है। इंद्रपुरी नृत्य, इंद्रपुरी का सांग निकालते हैं इसलिए इंद्रपुरी नृत्य भी बोलते हैं। और एक बेडिनी नृत्य फाग के अवसर पर पुरुष करते हैं, वो बेडिनी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? बेडिनी, तो बेडिनी नृत्य बोलते हैं। तो इनका नृत्य कौन सा हो गया? स्वांग हो गया, शिकारी हो गया, लहंगी हो गया, झेला हो गया, इंद्रपुरी हो गया और बेडिनी नृत्य हो गया। बिल्कुल क्लियर है ये दोस्तों, पूरा का पूरा इनका पूरा हो गया सहरिया। अब लिसाड़ी गांव है एक, यह आपका एक लिसाड़ी गांव है जो भारत में इसका प्रारूप केवल यहीं पर है। लिसाड़ी गांव क्या है? लिसाड़ी गांव क्या है सुन लो। जब मानव अपनी सुविधा के अनुसार बिना योजना के मकानों का निर्माण करता है, कोई आकार नहीं, कोई योजना नहीं, उससे कॉन्सेप्ट को अनाकार प्रतिरूप बोलते हैं। अनाकार प्रतिरूप, यह भारत का प्रतिरूप लिसाड़ी गांव में देखने को मिलता है। जो आपका काम अपने मतलब को तो न तो कोई नक्शा बनाते हैं न कोई प्लान बनाते हैं, बिना कोई कहीं भी मकान बना लिया उसको, ये लिसाड़ी गांव में है। कौन से गांव में? लिसाड़ी। राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र कहां पर लगा था? तो बायोमास संयंत्र भावगढ़ बांध, भावगढ़ बांध कहां पर है? बारा, भावगढ़ बांध बारा में लगा था। ये दोस्तों आपका बारा की कल्चर के परिप्रेक्ष्य में है। इसके यहाँ की प्रमुख जाति जनजाति जो शहरिया थी वो बता दिया, प्रमुख यहाँ के जो शहर हैं या जो क्षेत्र हैं वो सारे के सारे बता दिए। तो दोस्तों मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं, बाकी आपकी मर्जी है कि उसमें लाइक आए चाहे डिसलाइक आए, क्योंकि मेरा काम मेहनत का है। बाकी मेरे को अपेक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको स्पष्ट कर रखा है, लाइक डिसलाइक जो भी चीज आप करते हैं, और मैंने कहा मैं व्यूज के आधार पर ही मेरा निर्णय, मतलब जो मैंने आपको बताया कि भाई जब निर्णय लूंगा तो मैं मेरा रोक दूंगा, तो ये चीज आपको बता दी। मैं तो मेरी मेहनत पूरी करता हूं। जब मेरे को लगेगा कि भाई आप कम देख रहे हैं और इसको बिल्कुल आपका नहीं करे तो मेरा कोई औचित्य नहीं रहेगा, मैं मेरे ऐप पे चला जाऊंगा। ये टोटल आपकी बात है। तो अब आप आइए, आपका बहुत कोई भी सुझाव है, समस्या है वो बताइए। पवन शेखर सवाई जी सर का नाम से चलती है, थैंक यू। ऐसी बात नहीं है, सारे लोग ही काम करते हैं, लेकिन मैं मेरा थोड़ा काम में लगा रहता हूं, मेरे को इंटरेस्ट आता है, पैशन है मेरा। और कोई भी समस्या है और कोई भी आपका सुझाव है वो आप बता दीजिए। और ऐप पे जो स्टूडेंट है वो भी चिंता न करें, सारी की सारी चीजें उनकी डाली जाएंगी। सब चीजें धीरे धीरे मैं डाल रहा हूं, धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूं, आप चिंता न करें। मैं केवल इस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि वो टेक्निकल रूप से हमारा ऐप थोड़ा सही हो जाए, तो उसके बाद में मैं उस सब चीजें डालूं। और वैसे इकोनॉमिक्स मैंने शुरू कर दी है, ये चल रहा है। नरेंद्र नवीन थैंक यू, जयरप इशिता थैंक यू, शोभना शर्मा थैंक यू, अभय कुमार आपकी मेहनत को सलाम, थैंक यू अभय कुमार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जल्दी 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 जो भी आपको पूछना चाहें। नीरज गुजर नमस्कार, जीके सोनी दीप कराओ, अरे गहराई से कराएंगे तो बाद में क्या होगा? बाद में को हो गया दिखता है, 12 महीने यही कराएंगे क्या? कभी एंड नहीं होगा। मनुष्य असंतुष्ट है जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जितना काम करो उतना भी कम है। जय गुनावत गुड मॉर्निंग सर, शोभना शर्मा जय थैंक यू, जय गुनावत सर आपकी थैंक यू। जीके सोनी दीप, अरे डीके सोनी सारी क्लास यहीं के कराऊंगा क्या? डीप कौन से का कराऊं क्या? सब कुछ बाकी रह गया क्या? अब वो आप दूसरी जगह ही करो डीप। तो विशाल गौर, रमेश कुमार थैंक यू, अभय कुमार थैंक यू, जारप इशिता सर आप क्लास लाइव, ऐप क्लास लाइव भी देंगे क्या? ऐप में लाइव नहीं हो सकती, कह रहे हो सकती है तो बस लाइव ही कर दिया, अगर भी नहीं क्या किताब को क्या? हाँ जय गुनावत
दीपक शर्मा, सर एग्जाम कब तक? एग्जाम का एक बार नाम ही मत लो, पहले कोविड को जीतो। जय गुनावत, कोविड-19 से ठीक हुआ हूं सर, तो वापस मेहनत करो, चिंता मत करो, थोड़ा मस्त रहना। जय नीरज गुजर, आपकी क्लास थैंक यू। ममता मीणा थैंक यू। पूनम कुमारी थैंक यू। जयरप सर डीपी है। अब इनको क्या बताऊं, मैं कुछ बता ही नहीं सकता है। वो तो संभल नहीं रहा है, वो तो सीता संभल नहीं रहा, और डीप जाओ। इनको कोई एग्जाम ओरिएंटेड से उससे कोई मतलब नहीं है, इनको तो गहराई नहीं होती क्या वो उसको है। जीके सोनी नहीं होगा भैया। विशाल गौर, मैंने मेरी जितनी गहराई थी वो करा दी। शिवांगी थैंक यू। प्रशांत महावर थैंक यू। जयरप ईशिता, लाइव क्लास होती है ऐप पर, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी थोड़ी देर में कॉलेज वाली इकोनॉमी सर्वे वाली जो क्लास है वो ऐप पर करवाएंगे, लेकिन वो वीडियो के रूप में।